नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं बीएसपी विधायक राजस्थान विधानसभा के सदस्य जोगेंद्र सिंह जी अवाना साहब, आपका जंटू में बहुत बहुत स्वागत है। अवाना साहब, पहली जीत है आपकी विधानसभा की। मैं थोड़ा सा आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि राजनीति में कैसे आए, कहां से चले आप, ये सफर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। जी, सन 1988 में जब मैं क्लास 12th में था और कॉलेज में जैसे ही मैंने अगला कदम रखा अपना और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने शिक्षा ग्रहण की, तो मैं उसी वक्त जो कांग्रेस की हमारी छात्र इकाई है, भारतीय राष्ट्रीय एनएसयूआई जो है, उसमें मैं सदस्य बना और मैंने एनएसयूआई को ज्वाइन किया। उसके बाद में मैं लगातार वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो चुनाव होते रहे, कॉलेजों के जो चुनाव होते रहे, उनमें पूरी तरह से सक्रिय रहा। उसके बाद में एनएसयूआई का शहर अध्यक्ष बना, फिर जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद में फिर मैंने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया एनएसयूआई के बाद में। यूथ कांग्रेस में भी शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश में सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को छोड़ के मैं दोनों संगठनों में हर पद पे करीब करीब में काम किया मैंने। उसके बाद फिर वर्ष 2001 में जिस वक्त मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, तो उसी समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल जी बने। उस वक्त हमारे प्रदेश के जो प्रभारी थे स्वर्गीय श्री नवल किशोर शर्मा जी थे और मुझे उस टाइम उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पे बनाया। और मैं समझता हूं कि उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मात्र 31 साल की उम्र थी मेरी, जबकि 45 साल से छोटा मेन कांग्रेस में कोई नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे सीधा प्रदेश में महामंत्री बनाया और उसके बाद फिर 6 महीने बाद ही उसी कमेटी में प्रवक्ता भी बनाया उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। उसके बाद लगातार कई अध्यक्ष बदलते रहे। रीता बहुगुणा जी बनी, उनके साथ में प्रदेश में महामंत्री रहा। सलमान खुर्शीद साहब बने, उनके साथ में प्रदेश में महामंत्री रहा। उसके बाद श्री निर्मल खत्री जी बने, उनके साथ भी प्रदेश में महामंत्री रहा। तो लगातार 5 कमेटियों में मैं प्रदेश में महासचिव के पद पे रहा उत्तर प्रदेश में। लंबे टाइम मैंने कांग्रेस में काम किया, लगभग 25 साल। काफी सेवाएं मैंने दी। मैं हमेशा जो नोएडा आज विधानसभा है, उससे पहले दादरी विधानसभा होती थी, लेकिन परिसीमन के बाद में नोएडा हो गई। मैंने वर्ष 2002 में नोएडा से विधानसभा का टिकट मांगा, लेकिन मुझे नहीं दिया। उसके बाद मैंने वर्ष 2007 में विधानसभा का टिकट मांगा, नहीं दिया। उसके बाद मैंने वर्ष 2012 में विधानसभा का टिकट मांगा, नहीं दिया। तो फिर मैंने 5 अप्रैल 2014 को ये निर्णय लिया कि अब मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए। आपको महसूस हुआ कि मुझे महसूस हुआ, रख रहे हैं? महसूस हुआ। और मैं समझता हूं कि मेरी 50-50 हजार लोगों की रैली नोएडा में होती थी। 17 फरवरी 2007 को जिस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार थी और चुनाव होने थे, चुनाव आ गया था उस टाइम विधानसभा का, उस वक्त मैंने 50,000 लोगों की रैली की। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सलमान खुर्शीद साहब थे और जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसको मात्र 20,000 वोट आए। तो मैं काफी सोचता रहा, बहुत गंभीरता से साथियों से चर्चा की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक चांस और मुझे देखना चाहिए कि कांग्रेस मुझे टिकट दे। लेकिन वर्ष 2012 में भी हुई किया, जो 2007 और 2002 में किया। तो फिर मैंने 5 अप्रैल 2014 को कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। प्रदेश में महासचिव था मैं। और माननीय बहन जी, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा का चुनाव था, सिकंदराबाद हमारे लगता हुआ जो जिला नोएडा गौतम बुद्ध नगर के साथ में है, वहां आई थी और मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन था। उसके बाद पार्लियामेंट के जो हमारे कैंडिडेट थे वहां से सतीश अवाना जी, उनके साथ बहुत मजबूती के साथ में लगा और लगातार पार्टी के साथ जुड़ा रहा। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला हूं, लेकिन समाज का एक हमारा जो गुर्जर समाज है उसका एक सम्मेलन था 20 जनवरी 2013 को, जो मेरा भरतपुर जिला है उसकी जो तहसील उज्जैन, जहां आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिग्री कॉलेज की घोषणा की है, वहीं पे एक हमारे समाज का बड़ा सम्मेलन था। समाज के जो सम्मानित लोग थे उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, अगर आप चुनाव का आपका मन है तो आप यहां से तैयारी करो। तो मेरे दिमाग में कुछ बात जमी। मैंने पिछला रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी का उठा के देखा तो पार्टी का अच्छा प्रदर्शन यहाँ इस सीट पे नदबई पे रहता। मेरे मन में एक बात आई कि मुझे यहाँ से ट्राई करना चाहिए। लेकिन वर्ष 2013 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे,
तो मुझे टिकट बहुजन समाज पार्टी से नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से। जी, उस वक्त भी महसूस तो नहीं हुआ कि यहाँ उस भी मेरे वक्त साथ चोट महसूस हुई है? इसलिए नहीं हुआ कि चोट बहुत ज्यादा खाई हुई थी, तो ये ये हल्की थी और मैं फिर बाहरी भी था। सच्चाई ये है कि लोगों ने जो मेरा टिकट नहीं हुआ वो केवल एक ही नारा चलाया बाहरी का, लेकिन मैंने क्षेत्रीय जो स्थानीय जो लोग थे, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग थे, हमारी पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व, सब लोगों का दिल मैंने जीता। और 2013 से लेके 2018 तक मैं लगातार अपने लोगों के बीच में रहा। मधुबई विधानसभा के जो लोग हर जाति के, हर धर्म के, उनके सुख और दुख में हमेशा खड़ा रहा और उसी का रिजल्ट रहा कि मुझे सबसे पहले 200 सीटों पे जो घोषणा हुई टिकट की, सबसे पहले मेरी सीट पे 29 अक्टूबर 2017 को सबसे पहला कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का मुझे डिक्लेयर किया गया। माननीय श्री धर्मवीर सिंह अशोक जी, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मुझे उज्जैन में ही मेरी टिकट की घोषणा की और मैं लगातार सब लोगों के बीच में रहा। यहां तक कि मैं 5 साल में 2-2.5 साल लगातार अपने जो पार्टी के वर्कर थे, जो एक उस तरह का मध्यम और गरीब तबका है, उनके बीच में, उनके दिलों में मैंने जगह बनाई, उनके साथ रात और दिन मैंने गुजारे और मैं उन्हीं के बीच में रहा, उनका दिल जीता मैंने। और उसके बाद में जब 2018 में चुनाव हुए तो मुझे यहाँ से जीत मिली। जी, तो कांग्रेस में जाने की वजह क्या रही है आपकी? पारिवारिक बैकग्राउंड है कांग्रेस का? नहीं, मेरी कोई राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरे अंदर एक उत्साह था, एक उमंग थी छात्रों के हित में काम करने की। तो मुझे लगा, मैं देखता था बहुत सारे साथी जो हमारे थे, उनको मैं देखता था, जो सीनियर साथी थे, भाई एनएसयूआई और एबीवीपी 2 ही चलती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो बड़ा काम करते हैं, लोगों के हित में काम जब मैं स्कूल, हम लोग बस से जाते थे तो हम देखते थे कॉलेजों के बाहर एक सहायता केंद्र करके कैंप के वो बोर्ड लगे रहते थे बच्चों के, जब एडमिशन होते थे 12th के बाद में कॉलेज में। तो एक मन में अपने आप एक उत्साह जागृत हुई इस तरह की कि भाई मुझे भी छात्र के हितों में काम करना चाहिए। तो इस सब चीज को देख के मैंने एनएसयूआई को चुना, कांग्रेस को चुना, और चुनने के बाद में फिर मैं उसी वक्त कांग्रेस से जुड़ गया था। जी, आपके सामने तो ऑप्शन थे दोनों, आप एबीपी में भी जा सकते थे, एनएसयूआई में भी जा सकते थे जी, लेकिन कोई प्रभावित करने वाली कोई बात रही कि भाई कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हुए हों, या फिर एनएसयूआई ज्यादा बेहतर काम कर रही थी बजाय एबीपी के, ऐसा कुछ रहा? नहीं, मैंने ये महसूस किया कि एनएसयूआई जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है, वो काफी छात्रों के हित में लड़ाई लड़ता था उस वक्त, जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था। और लंबे टाइम तक भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों में एनएसयूआई ही जीतती रही। वहाँ काफी काम करता था एनएसयूआई का संगठन, तो मैं उससे प्रभावित हुआ, उनकी रीतियों से, नीतियों से, उनके व्यवहार से, तो फिर मैं एनएसयूआई से जुड़ा। स्कूलिंग के बाद जब कॉलेज में आप अपीयर हुए, उस वक्त ये तय था पहले से कि मुझे राजनीति में जाना, या कुछ और बनना चाहते थे? स्कूल में नहीं था तय। जी, स्कूल में बनना चाहते थे उस वक्त? बिल्कुल, मैंने तो, आप ये लगाइए, मेरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में एएसआई के लिए सिलेक्शन हो गया था, लेकिन परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि मैं फोर्स में जाऊं। फिर दोबारा मैंने बीएसएफ में ही हवलदार का एक एग्जाम दिया स्पोर्ट्स कोटे में, उसमें मेरा नंबर आ गया था। उस समय मैं कबड्डी का प्लेयर था। अच्छा, तो उसमें भी नेशनल खेला है? इंटरनेशनल स्टेट खेला था मैंने। तो स्टेट में हवलदार की वैकेंसी थी उस टाइम पे। बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां से कॉल आई थी मुझे, और मैंने जाके फिर उसको फुलफिल किया छावला कैंप में जाके, और मैं समझता हूँ कि मेरा बिल्कुल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो फिर मैं आगे पढ़ाई मैंने कंटिन्यू अपनी जारी रखी। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने एलएलबी किया, और फिर मास्टर्स मैंने शुरू की, लेकिन फिर मैंने बीच में छोड़ दी, एमए पॉलिटिकल साइंस। कॉलेज में पांव जाने के बाद ही आपका थोड़ा सा मन ये रहा कि मैं अब राजनीति में जाऊं? जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो सोचा क्या था आपने? स्कूलिंग में क्या सोचा था कि मुझे क्या बनना है? शुरू में तो मेरे अंदर यही था, क्योंकि मेरे बड़े भाई फौज में थे, मेरा यही था भाई मैं पुलिस या फौज में ही उधर ही जाऊंगा। लेकिन फिर मन नहीं माना, परिवार के लोगों ने भी कहा कि एक भाई है तो आप कुछ और काम देखो अपना। तो फिर मैंने मन राजनीति की तरफ बनाया। जी, तो ये कदम वहीं से रहा। राजनीति में किसी ने को प्रभावित किया आपको कि हाँ ये आइडियोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, ये नेता है, उनका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा? होता है कई बार कि किसी की छाप होती है जो प्रभावित करती है। ऐसा कोई नेता है? देखिए, सच्चाई ये है कि जब मैं राजनीति में आया शुरू में, और जब 91 आया एक दौर 88 के बाद में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मेरे आदर के योग सम्मानित, और आज देश के जो अच्छे पत्रकार हैं उनमें जिनकी गिनती है, कुमार संजय सिंह जी,
उन्होंने काफ़ी हमको सहयोग किया, बहुत सारे मुद्दे। हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी कि हम समाज के लिए भी हम लोगों ने एक संगठन बनाया, अखिल भारतीय युवा गुर्जर मंच संगठन था हमारा। तो आपको याद होगा कि देहरादून में मोहंड से लेके और उत्तरकाशी तक वनों में वन गुर्जर रहते हैं, वो हमारे समाज के लोग थे, उनके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी और हम लोगों ने दिल्ली में एक दिल्ली डेयरी यूनियन बनाई थी। आपको याद होगा मनमोहन सिंह साहब उस टाइम पे वित्त मंत्री थे और उन्होंने नीदरलैंड से, सरकार ने निर्णय लिया था कि गोबर हम नीदरलैंड से खाद मंगाएंगे। तो हमने गोबर लेके वहां 25 बुग्गियों में आईटीओ पे प्रदर्शन किया, दिल्ली की जो मेन जगह है, और हमने कहा कि आप तो बाहर विदेश नीदरलैंड से गोबर मंगा रहे हैं, लेकिन हम आपको फ्री में खाद देंगे और मेहनताना भी देंगे जो आप उठाएंगे दिल्ली से, डेयरी जो हमारी है वहां से जो भैंस का अपना गोबर अलग अलग वैरायटी का रहता है। तो वो सरकार ने कदम पीछे हटाया और फिर दिल्ली के जो लोग थे, जो गोबर बिल्कुल एकदम वेस्टेज जाता था, उसको उन्होंने खरीदा बाकायदा दिल्ली के लोगों से। तो बहुत सारे आंदोलन थे लंबा, जिनमें मैं जुड़ा रहा। पथिक जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ, विजय सिंह पथिक जी से, बड़े महान क्रांतिकारी थे, बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे और मैं समझता हूँ कि उनको मैंने पढ़ा बहुत बारीकी से। वो हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अवतारपुर गुठावली गांव के रहने वाले थे, लेकिन उनका पूरा संघर्ष राजस्थान में रहा। उन्होंने बड़ा समाज के लोगों के हर तबके के लिए काम किया। तो उनको भी मैंने पढ़ा, मैंने देखा बहुत बारीकी से। उन्होंने भी अपना कार्य क्षेत्र राजस्थान ही बनाया था। स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी भी जो कार्यस्थली थी वो सबसे पहली शुरुआत वर्ष 1980 में भरतपुर से ही हुई थी और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उसी जिले से मैं भी एक विधायक के रूप में जुड़ा। चलिए अवाना साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बीएसपी विधायक जोगेंद्र सिंह जी अवाना। अवाना साहब, आप कांग्रेस में रहे, उसके बाद बीएसपी में आए, दोनों की कार्यशैली में कहीं अंतर है? देखिए, दोनों में फर्क तो है। यहाँ पे जहाँ मैं हूँ आज बहुजन समाज पार्टी में, यहाँ का जो वर्कर है और जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो उसको तैयार किया जाता है, बहुत मजबूती के साथ में तैयार किया जाता है। मैं समझता हूँ कि माननीय बहन जी जो हमारी नेता हैं, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जिस तरह कोऑर्डिनेटर और सारे संगठन को जो पूरा एक स्वरूप दिया हुआ है, वो बहुत मजबूत संगठन है। कांग्रेस में मैं लंबे टाइम रहा, नाम पे बहुत सारी चीजें होती रही, कहीं ट्रेनिंग कैंप, कहीं ये, कहीं वो, कहीं लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बहुत मजबूत मैंने पाया है, कांग्रेस में आज नेता ज्यादा है, बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता ज्यादा है। इतना फर्क मैंने महसूस किया। तो आपका नोएडा से नदबई तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मेरा तो मैं समझता हूँ कि सपना था, जब मैं सपना लेके चला था, वर्ष 2012 में मैं आया था पहली बार, 2013 में गुर्जर सम्मेलन था 20 जनवरी का, लेकिन मैं 12 में उसकी तैयारियों को लेकर आया था। तो मेरा सपना था कि मैं नदबई से विधायक बनूं, लेकिन परिस्थितियां काफी अजीबोगरीब रही नदबई की। जो चीजें होती रही, जिस समाज को दूसरे दल टिकट देते थे, वो भी नहीं हो पाया और कई बार उतार चढ़ाव चलते रहे पूरे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लोगों ने मेरा साथ दिया। पूरी नदबई की जनता ने, एक एक सम्मानित मतदाताओं ने, और उन्होंने, मैं तो बहुत धन्यवाद विशेष रूप से पूरे नदबई क्षेत्र को करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे बारे में कोई बैकग्राउंड नहीं जानी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उसके बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर इतनी आस्था जताई और मुझे यहाँ से चुन के भेजा। तो मैं इस पूरे जीवन में उनका तो विशेष रूप से ऋणी रहूंगा कि जिन सम्मानित लोगों ने मुझे यहाँ से चुन के भेजा। जिनसे आपका मुकाबला था वो एक पूर्व राजघराने की राजकुमारी कहें आप अपनी भाषा में, और एक ऐसा वक्त भी रहा कि जब वो पहला चुनाव उन्होंने डीग से लड़ा था, तो तमाम उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तो वही दीपा जिनको आपने हराया, इनका इतिहास सुन के आपको महसूस नहीं हुआ कि मैं कहां पंगे में फंस गया? लोगों ने महसूस कराने की कोशिश की कि मैं मैदान से हट जाऊं या मैं फिर निर्णय लूं कि मैं यहां से ना लड़के दूसरी जगह लड़ूं, लेकिन मेरे मन में पहले दिन से पूरी तरह से एकदम मैं मजबूत था और ये था मुझे कि मुझे किसी भी सूरत में नदबई की सीट को जीतना है। मैंने रात और दिन एक किया और मुझे कोई परवाह नहीं थी। सवाल ये है कि राजा, असली राजा तो जनता बनाती है
और उस जनता ने असली राजा मुझे बना दिया। दीपा जी हमारी बड़ी बहन है, बहुत सम्मानित हैं, बहुत अच्छा राजघराना है, परिवार है, तो मैं हमेशा उस परिवार की इज्जत करता हूँ, बड़ी बहन दीपा जी की भी, पूरे परिवार की, क्योंकि बहुत सम्मानित परिवार है, उनका पूरे आज देश में नाम है। लेकिन चुनाव अपनी जगह है, लोगों ने मुझे चुना। मैं समझता हूँ कि जब भी मैं गया क्षेत्र में, लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया, तो मुझे पहले दिन ही जम गया था कि यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं और बड़ी बहन को बदलाव के रूप में हटा के और मुझे चुनना चाहते हैं, वही हुआ। जी, राज परिवार की कहीं ये कहते हैं कि एक आम भाषा में अकड़ कहते हैं जी। कभी ऐसा सामना करना पड़ा कि राज परिवार से हैं और बिल्कुल जैसे आसपास लवाजमा रहता है, लोग आज भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि राजा महाराजाओं का एक रेस्पेक्ट अलग नजरिए से देखते हैं, ऐसा कुछ रहा? नहीं, राज परिवार की तरफ से तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं रही, लेकिन हाँ कुछ लोग जरूर थे जिन्होंने तरह तरह की चीजें की। जब मैं शुरू में आया तो मेरे घर को बम से उड़ाने की धमकी दी, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरी 7 गाड़ियां तोड़ी चुनाव में, मुझे गांव में नहीं घुसने दिया, बुग्गियां अड़ा दी, ट्रैक्टर ट्रॉली अड़ा दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत और हौसला था, और वो हिम्मत और हौसला केवल और केवल नदवई के जो लोग हैं सम्मानित, उन्होंने मेरे अंदर बनाया था कि आप मजबूती के साथ में रण में उतरो और हम आपका साथ देंगे। तो मैं एक दिन पीछे नहीं हटा, न डरा न दबा। मैं हमेशा पूरे क्षेत्र के लोगों के हित में जो कार्य कर सकता था और जो आश्वासन उनको दे सकता था, उसी आश्वासन के साथ पूरे चुनाव में डट के मैदान में उनके बीच में रहा। एक बात कही जाती है अक्सर इलेक्शन में, हो सकता है आपको भी सामना करना पड़ा, बाहरी का बड़ा चक्कर रहता है कि दूसरे स्टेट के हैं, इनको बाहर जाने दीजिए, अपनी बेटी अपनी सीट, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ रहा बाहरी वाला कोई बीच में मामला आया हो आपके लिए? लोगों ने चलाने की कोशिश की, लेकिन वो चल इसलिए नहीं पाया कि हमारे जो पूर्वज थे, मेरी जो नदवई विधानसभा है उसमें जो रूपबाज तहसील थी पहले, अब उज्जैन तहसील हो गई, उसी का जो बारहमाफी गांव है वो पूरा गांव हमारे अवानाओं का है। वहीं से हम लोगों का पूर्वजों का निकाल था। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास को लोगों ने एक कान सुन के दूसरे से निकाल दिया। और जब लोगों को पता लग गई कि ये लोग यहीं से निकले हैं, यहीं के रहने वाले थे, स्थानीय निवासी थे, तो ये फिर ज्यादा मुझे कठिनाइयों का सामना नहीं करना। आश्वस्त थे कि मैं जीत जाऊंगा यहाँ नहीं, से? जीत के प्रति तो मैं डे 1 से, फर्स्ट डे जब मैं आया था उसी दिन से आश्वस्त। आधार क्या था उसका? उसका सबसे बड़ा आधार ये था कि लोग बदलाव चाहते थे, एक बात तो ये थी जी। दूसरा ये था, जो बहन दीपा जी थी, जब मैं गांव में जाता था तो लोगों की अक्सर शिकायतें मिलती थी हर जगह कि उन्होंने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया। और मेरे पास एक ही नारा रहता था कि मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा। और उसी पहल में आज आपने देखा होगा कि 7 जुलाई को मैंने उज्जैन में डिग्री कॉलेज की मांग उठाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको स्वीकार करके और आज डिग्री कॉलेज की घोषणा की। मैं बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री अशोक गहलोत साहब को, कि उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। क्योंकि मैं समझता हूं कि लगभग 30 से 35 किलोमीटर छात्र छात्राएं डिग्री कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। उज्जैन एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, लेकिन वो इतना संपन्न नहीं है, तो बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में नहीं पढ़ा सकते थे। ये आज बड़ी घोषणा हुई है, जिससे निश्चित तौर पे जो शिक्षा को बढ़ावा देने की जो बात हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही और घोषणा पत्र में भी की, तो इससे निश्चित तौर पे इस चीज को बढ़ावा मिलेगा और अच्छी बात है। अवाना साहब, आपको लोगों ने चुना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विकास के लिए मुझे चुना है लोगों ने, और विकास की तस्वीर देख रहे हैं। दीपा जी 2 बार मंत्री रही हैं जी हाँ, और महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास में रहा। विकास नहीं हुआ क्योंकि सरकार का लगातार दावा था, कटारे साहब ने भी कहा कि 65,000 किलोमीटर हमने सड़कें भी बनाई हैं। तो ऐसी उपेक्षित किस नजरिए से आप देख रहे हैं वहां पे? क्योंकि दावा ये है सरकार का, तो पिछली सरकार का, कि हमने हर जगह विकास किया, मंत्रियों को फ्री हैंड था, तो फिर विकास नहीं हुआ। अगर वो विकास नहीं हुआ तो आप तो चलिए बीएसपी वर्तमान सरकार को सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप सरकार का हिस्सा नहीं है, तो कैसे विकास हो पाएगा फिर? देखिए, मैं केवल इतना आपसे कहना चाहता हूं योगेंद्र साहब, कि जहां तक पिछली सरकार के विकास की बात रही, सड़कों की बात रही, जो आपने अभी कही, नदबई जब आप कस्बे में जाएंगे तहसील में, और नदबई को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, चाहे वो डेरा से नदबई हो, खेरली से नदबई हो, चाहे वो नगर से नदबई हो, इतनी बुरी हालत उनकी है कि कई फीट के गड्ढे उनमें हैं। बहन दीपा जी ने जो क्षेत्र के विकास के लिए करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं किया। और मैं स्पष्ट तौर पे आज आपके चैनल को कहना चाहता हूं, जो बड़े ठेकेदार हैं, उन्होंने
ठेके तो ले लिए, सरकार से पैसा भी ले लिया, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं किया। ऐसे लोगों की शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से की है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सचिन पायलट साहब से की है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, और अभी मैंने प्रश्न भी विधानसभा में लगाया। मेरी इस सारी चीज को पूरे समाज से जब चर्चा हुई है और सब लोगों ने एक ही मांग रखी है कि यहाँ इतने भ्रष्ट और बेईमान ठेकेदार हैं जिनका बड़े स्तर पे हमारे ही जिले में खनन का भी वो काम करते हैं। मेरी जानकारी में आया, अभी मैं बहुत गंभीरता से और गहराई से सब चीजों की छानबीन कर रहा हूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग या तो अपने आप को सुधार लें और क्षेत्र के हित में काम करें जो सरकार का पैसा उन्होंने लिया है, नहीं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आज इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे ठेकेदारों की जगह जेल में होगी। उसके लिए मुझे चाहे कहीं तक भी जाना पड़े और कितनी भी ऊंची पकड़ और पहुंच सकते हों वो, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब नदबई में विधायक मैं हूं और मैं जनता ने चुना हूं, और जब मैं जनता ने चुना हूं तो जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने का भी मेरा प्रयास है। किस तरह की समस्या आपने देखी, क्योंकि आप 13 से वहां पे एक्टिव हैं जी, 5 साल वो और फिर चुनाव के टाइम तो मुझे लगता है घर गांव में गए होंगे, ऐसी क्या क्या मूल कमियां हैं वहां पे जो अभी तक नहीं हो पा रही हैं, जो वास्तव में जिसके लिए आपको देखिए, एक संघर्ष करना तो पड़ा? चंबल के पानी की एक बड़ी समस्या थी, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भरतपुर को, हर गांव को चंबल से जोड़ने की अभी पिछले दिनों बजट में पानी की बहुत विशेष समस्या थी। जब मैं गांव में जब भी जाता था, आप यकीन करें कि जो हमारी बहन बेटियां हैं चारों तरफ से मुझे घेर लेती थी कि भैया फिर वोट मांगने आ गए, हर बार हर 5 साल में आ जाते हो, लेकिन हमारे पानी का कुछ होगा। इतने दुख का विषय है कि नदबई को बिल्कुल नरक में धकेल दिया पिछले जो जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने, और हमारी बहन बेटियां 5-5 किलोमीटर दूर से रात को सर पे पानियां रख के लेके आती थी। ये बड़े शर्म और दुख की बात है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा बजट से पहले, उनको बताई ये समस्या कि यहाँ चंबल के पानी की अति आवश्यकता है, क्योंकि जब घर घर जाएगा पानी तभी जाके कुछ राहत मिल सकती है। और मैं समझता हूं कि जो दूषित पानी वहां लोग पी रहे हैं हमारे जिले में, चाहे नदबई हो या पूरा जिला हो, उस दूषित पानी से भी तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना मेडिकल चेकअप ठीक से नहीं करा पाते, वो सक्षम नहीं है, और उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि उनकी मौत किस बीमारी से होगी। तो ये सब चीजें हैं। एक तो चंबल के पानी की एक बड़ी समस्या, सड़कों की एक बड़ी समस्या है, डिग्री कॉलेज की एक बड़ी समस्या थी उज्जैन की तरफ, और उससे अलग हमारा जो नदबई है, तहसील है जो, वहां पे भी एक डिग्री कॉलेज है मात्र, उसमें चंद विषय हैं। वहां पे और विषय मैंने अभी पीछे उच्च शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं भाटी जी, उनसे मैंने बात की है, तो बाकी जो विषय हैं उनके लिए मैंने जोर दिया। एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र में ये भी है, जो अभी आपने देखा होगा, कुमेर में भी 2-3 दिन पहले एक कांड हुआ, 6 लोग सड़क पे योगा कर रहे थे और उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस और भी गंभीरता से अच्छे प्रयास करने चाहिए, अच्छे कदम उठाने चाहिए, और उनको कम से कम तहसील वाइज एक एक खेल का मैदान, स्टेडियम का निर्माण कराना चाहिए। क्योंकि ये तो योगा कर रहे थे, इससे अलग जो हमारे नौजवान जो हैं बच्चे, जो 12th के बाद में प्रैक्टिस करते हैं और फौज में या पुलिस में जाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग सड़कों पे जाके शारीरिक रूप से भी और सड़कों पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। जैसे उनका फिजिकल होता है तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी कई बच्चों की जान जा चुकी है सर। तो इस तरफ सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरी मांग है, माननीय खेल मंत्री जी से मांग है कि प्रत्येक जो तहसील है उसमें एक एक खेल के मैदान, स्टेडियम जरूर होने चाहिए। जी अवाना साहब, समय कम है, मैं थोड़ा सा आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि कहाँ से आप निकले, क्या किया आपने, जैसे बता दिया एजुकेशन के बारे में, परिवार में कौन कौन लोग हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग परिवार में 8 भाई और बहन, 5 हम भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे बड़े 4 हैं जो अपने अपना व्यवसाय करते हैं नोएडा में। 3 बहनें हैं, वो तीनों शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं मुझ पे, एक मेरी पत्नी है, एक बेटी है और एक बेटा है, और दोनों ने मास्टर्स की है, बच्चों ने मेरे ने, दोनों अनमैरिड हैं अभी, और दिल्ली विश्वविद्यालय से वो दोनों पढ़े हुए हैं। और मेरे चुनाव में भी उन्होंने बड़ा साथ दिया, पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों में, सभी ने। उन्होंने देखा बारीकी से। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है। बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। और जब मेरी बेटी चुनाव में आई थी तो मुझसे सबसे पहले कहा था कि पापा उज्जैन में एक डिग्री कॉलेज जरूर खुलवाना, बहनें हमारी बहुत दूर जाती हैं। ये बड़ा खुशी का विषय है कि आज उसका जन्मदिन भी है
और आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा दी। ये तो बहुत बड़ी राज की बात बताई आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपको जनता ने चुना है। मेरा कहना है कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो चाहे वार्ड का पंच हो या फिर मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, जब अवसर मिलता है तो सेवा भाव के लिए आप आते हैं। निश्चित रूप से इस अवसर को भुनाना चाहिए। जितनी जनता के लिए आपके लिमिट्स बंदी हुई हैं आप लोगों की, उसमें जितना काम किया जा सकता है वो जरूर करना चाहिए। जनता की आवाज बननी चाहिए और ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, कुछ बदलाव है, क्योंकि बदलाव के लिए आपको चुना है तो जनता बदलाव देखना भी चाहती है। तो चलिए अवाना साहब, एक और छोटा सा सवाल। नई पीढ़ी ये नहीं देखती है कि आप कहाँ राजनीति में फंस गए, राजनीति का कोई काम नहीं, अपने तो बिजनेस ही करिए? नहीं, ऐसा नहीं। राजनीति भी एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि सेवा करने का बहुत अच्छा एक रास्ता है। और हम लोग, ईश्वर ने 2 रोटी अच्छी दी हैं, परिवार को कोई ज्यादा दिक्कत मुझसे नहीं है। मैं चाहे कितना भी समय यहाँ दे दूँ, कितना भी मेरा राजनीति में खर्च हो, परिवार पूरा मुझे सपोर्ट करता है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति से अच्छा कोई सेवा करने का और दूसरा रास्ता नहीं है। और आज जनता ने मुझे यहाँ से चुन के भेजा और सदन का सदस्य बनाया। बहुत सम्मानित सदस्य है, जिसमें 200 सम्मानित सदस्य पूरे राजस्थान से आते हैं। मैं समझता हूँ जो इज्जत और जो सम्मान यहाँ सदन में हमें मिलता है, तो केवल एक मेरा पहले सपना ही था, वो पूरा हुआ है। और पूरी लक्ष्य क्या है अवाना साहब अब आपका? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जिस जनता ने, जिन लोगों ने, जिन सम्मानित लोगों ने मुझे यहाँ चुन के भेजा है, मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि उनकी सेवा में मैं कोई भी कसर ना छोड़ूं। जो समस्याएं मुझे चुनाव के दौरान सामने आई या पीछे से आई, तो उसको मेरा टारगेट होगा कि सबसे पहले मैं उनको पूरा करूं। दूसरा ये है कि जो अगला लक्ष्य है, वो तो ईश्वर जो चाहेगा वो होगा, जनता जो चाहेगी वो होगा, लेकिन फिलहाल मेरा नदबई में ही सेवा करने का पूरा है। तो चलिए अवाना साहब का नोएडा से नदबई तक का सफर आपने पूरा सुना और हर चीज को उन्होंने शेयर की है। और हर जनप्रतिनिधि की तरह इनका भी यही मानना है कि जनता ने चुना है सेवा करने के लिए, हम सेवा करें। और हम आपको शुभकामनाएं देंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि जिस मकसद से जनता आपको वोट देती है, आप उन भावनाओं की कद्र करें और उन भावनाओं पे खरा उतरने की कोशिश भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अवाना साहब आपका भी। और एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।